हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार डायरेक्शन विजन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हम लोग मैकेनिक्स में किसी प्लेन फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले में हम लोग लैमिना के लिए डिस्कस किए थे। लैमिना में हमने कोन को लिया, सिलेंडर को लिया। कोन और सिलेंडर को यानी सिलेंडर को स्फीयर से मिला करके कंबाइंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस किया। साथ में किसी शंकु छिन्नक का मीन्स जब किसी शंकु सॉलिड से शंकु यानी कोन सॉलिड कोन से हम किसी सिलेंडर को काट के निकाल देते हैं तो शेष बचे भाग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। और आज की जो क्लास हमारा रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन फिगर पर होगा। और इसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ। एक क्वेश्चन आपका नहीं है, एक तरीके से कॉन्सेप्ट है। यानी ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट यदि आप क्लियर कर लेंगे तो हम लोग इसके आगे जो कॉम्प्लेक्स हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। तो हम लोग इस क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के साथ साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यानी कि किसी प्लेन फिगर के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी प्लेन फिगर को सॉल्व करने के लिए पहला हम किसी भी कार्ड को किसी भी फिगर को हम दो अक्ष पर काटते हैं। जैसे बताते हैं कि सपोज कि कोई भी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को आधे भाग से हम काट दिया गया तो जाहिर सी बात है कि इसका आधा वाला पोर्शन इधर आधा पोर्शन इधर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो कहेंगे कि यह काट x अक्ष पर सिमेट्रिक है। यदि हम इसके बीचों बीच इस फिगर के बीचों बीच यदि हम y y भाग पर काट देते हैं, वर्टिकल अक्ष पर काटते हैं तो आप देखेंगे जितना पोर्शन इधर है इतना पोर्शन इधर है तो यह काट y y अक्ष के भी अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो आप सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे और सिमेट्रिसिटी चेक करने के बाद आपको फिर एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि भाई यदि हमारा कोई काट वाई वाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है और एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है तो हम सिर्फ उस केस में हम वाई बार निकालेंगे। जैसे कि सपोज हम लोग फिगर स्टार्ट करते हैं। सपोज कि आपके पास पहला फिगर है और ये टी काट नाम से जानते हैं। टी काट में इसको बोलते हैं फ्लैंज और इसको बोलते हैं वेब। वेब और फ्लैंज आपका डायमेंशन सब कुछ दिया रहता है। आप बीचों बीच एक बार यानी पूरी फिगर के बीचों बीच काटेंगे यानी यह वाई वाई अक्ष है। पूरी फिगर ये पूरा फिगर है और इसके बीचों बीच हम लोग यदि ब्रेक करते हैं आधे वाले पूरा ये आपका हाइट है उसकी हाइट का आधा काटेंगे तो यह अक्ष है। आप देखिए यदि वाई अक्ष पर काटेंगे जितना पोर्शन इधर मिलेगा उतना पोर्शन राइट साइड मिलेगा। आप देखेंगे अपवर्ड पोर्शन आपका कुछ ए वाला शेप है, डाउनवर्ड पोर्शन इतना ही बचता है। मतलब यह अक्ष अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। मतलब आपका ये फिगर वाई वाई अक्ष के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक अबाउट वाई वाई एक्सिस, अबाउट वाई वाई एक्सिस। यानी ए वाला फिगर क्या है, टी काट वाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। अब यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर हमारा है, इस प्रकार से फिगर है और इसको यदि हम लोग आधे पोर्शन में पहले ब्रेक करते हैं, आधा पोर्शन पूरा हाइट सपोज 60 है, इसको आधा पोर्शन में ब्रेक कर दिए तो आप देखेंगे कि जितना इधर पोर्शन उतना इधर पोर्शन बचेगा। मतलब यह एक्स एक्स काट पर अबाउट यह क्या है, एक्स 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 के अबाउट सिमेट्रिक है। लेकिन वाई वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक है। ये पूरा डिस्टेंस आपका 20 है और 80 है और 20 और 80 मतलब 100 और ये 50 पर यदि हम लोग काटेंगे तो देखेंगे कुछ पोर्शन आपका इधर बचेगा कुछ पोर्शन इधर होगा। यानी ये सिमेट्रिक काट हुआ है वो सिमेट्रिक नहीं है। मतलब यह वाई वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग देख लिए कि भाई ये एक्स एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है लेकिन वाई वाई एच के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, नहीं है। ठीक, नो। यहां पर एक्स एच के अबाउट सिमेट्रिक एस है। सिमिलरली यहां पर देखते हैं, इसको हम यल काट नाम से जानते हैं। यल काट आप देखिए सपोज कि कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर रफ फिगर बना करके आप बताते हैं पूरा आपका हाइट है, आधे वाले पोर्शन में काट दिए तो आपका ये वाला पोर्शन कुछ इतना बचा और नीचे वाला पोर्शन कुछ ए वाला काट बचा। तो जैसा ए वैसा ही नहीं है, मतलब यह एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। चलिए ठीक है, हम ये पूरी हाइट को आधे वाले भाग से काटते हैं वाई ये पोर्शन कुछ इस प्रकार से, ये वाला पोर्शन कुछ इस प्रकार, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन इक्वल नहीं है। इसलिए यल काट जो है न तो एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होगा न तो वाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो आप देख लिए कि सिमेट्री मतलब यह जो है एक्स एक्स अक्ष और वाई वाई अक्ष जो होगा वो दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। नो सिमेट्रिक, नो सिमेट्रिक, नो मतलब नहीं है। आपका
इसको हम आई कार्ड बोलते हैं। और आई कार्ड सपोज कि दोनों ओर का यदि फ्लैंज इक्वल है, दोनों ओर का फ्लैंज इक्वल है, तो यदि 100 है 100 है इधर 100 इधर है, आप देखिए बीचों बीच यदि काट दिए आधे पर से, तो आप देखेंगे जैसा शेप इधर है वैसा शेप इधर है, तो वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। यदि हम लोग आधे पोर्शन इधर काट लिए, जैसा इधर शेप वैसा ये एक्स एच के अबाउट भी सिमेट्रिक हो जाएगा। मींस इक्वल फ्लैंज वाला, यदि हमारा इक्वल फ्लैंज यदि है, इक्वल फ्लैंज डायमेंशन है, यानी कि फ्लैंज का डायमेंशन दोनों साइड इक्वल है, तो आई काट आपका सिमेट्रिक दोनों अक्ष के अबाउट हो जाएगा। लेकिन सपोज कि एक तरफ का फ्लैंज आपका ये 100 है, नीचे का फ्लैंज 200 हो जाए, यहाँ 200 हो जाए, तो आप देखिए वाई अक्ष के तो अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन यह एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो जब भी आप ऐसे चेक करेंगे कि किस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है और किस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, जब आपको पता लग जाएगा कि दिया गया काट किस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आप तुरंत कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आपका किसी प्लेन फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए जो x बार का फार्मूला होता है वो a1 x1 a2 x2 a3 x3 डॉट 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 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट। y बार का फार्मूला आप जानते हैं a1 y1 a2 y2 a3 y3 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3 होता है। अब आपका ये जनरल फार्मूला है और इस जनरल फार्मूला से हम लोग किसी काट का सेंट्रॉइड ज्ञात करेंगे। लेकिन आपको बता दें ये फार्मूला हम लोग कब लगाते हैं, यदि कोई काट x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, x एक्सिस के अबाउट क्या है सिमेट्रिक है, और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कि x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है और y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम सिर्फ व सिर्फ उस फिगर का y बार निकालते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला काट वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक है और एक्स एच के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो हम सिर्फ वाई बार इस का निकालेंगे, यानी इसका सेंट्राइड जो होगा वाई एच पर होगा, तो बेस से कितना दूरी पर होगा हम लोग सिर्फ वो वाई बार कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, यदि कोई एक्स एक्सिस है और यह एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक है लेकिन वाई एक्सिस पर यह सिमेट्रिक नहीं है, तो इस केस में हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक्स बार निकालेंगे और किस फार्मूले से निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। इस फार्मूले से निकालने के लिए आपको a1 x1 a2 x2 की वैल्यू इस फिगर से कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यदि कोई फिगर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो हमको फार्मूला से x बार भी निकालना पड़ेगा, इसी फार्मूला से y बार निकालना पड़ेगा। और यदि कोई का x एक्सिस x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आपको इस फार्मूला ये वाला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपका डायमेंशन के आधे वाले पोर्शन पर उसका सेंट्रॉइड निकल जाएगा। तो आपको जब भी कभी प्लेन फिगर का सेंट्रॉइड निकालना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू चेक द सिमेट्रिसिटी, और सिमेट्रिसिटी जब चेक हो जाएगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे कि भाई हमको x बार निकालना है कि y बार। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि हम x बार निकालेंगे कि y बार, जो बार निकालेंगे सेंट्रॉइड होगा उसी अक्ष पर होगा। जैसे सपोज कि हमारा ये t काट है, यदि ये y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो बेस से कुछ यहीं पर होगा। और हम लोग अब एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन यानी सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसको इस फिगर को यानी ये जो आपका दिया गया है प्लेन फिगर, इसको आप एक एक दो पार्ट, जितने पार्ट में ये डिवाइड हो सकता है उसको बदल लीजिए। मान लेते हैं यह एक प्रकार का रेक्टेंगुलर हो गया और ये दूसरे प्रकार का रेक्टेंगुलर हो गया, और इसका एक आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस रेक्टेंगल का यहाँ पर g1 कार्य करेगा, इस वाले का g2 कार्य करेगा। और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पहले के लिए फर्स्ट यानी कि रेक्टेंगुलर पोर्शन 1 के लिए, यानी यह 1 मान लेते हैं और 2, यानी रेक्टेंगुलर पोर्शन 1 फॉर पोर्शन 1 के लिए आप बताइए यहाँ पर a1 कैलकुलेट करना है। a1 को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 4, a1 को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 300 इंटू 50 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 15,000 mm स्क्वायर, एकदम यूनिट के साथ लिखा जाएगा क्योंकि इसको y बार कैलकुलेट करना है
क्योंकि यह काट y y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए y बार निकालना है तो आपको y1 की वैल्यू लिखना पड़ेगा। y1 इज इक्वल टू बेस से y1 की वैल्यू कितना होता है, यहां से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी जो होगा वो सिंपल सा आधा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो होता है सेंट्रॉइड ये बीच में होता है, यानी यहां से कितना, इसके आधा, और यहां से कितना, इसके आधा, तो हाफ पोर्शन में, तो ये आपका कितना हो जाएगा, पूरा 300 है, तो 300/2 और 150 हो जाएगा ये mm। फिर कहेंगे फॉर रेक्टेंगुलर पोर्शन, फॉर रेक्टेंगुलर पोर्शन टू A2 इज इक्वल टू 400 इंटू 50, और ये हो जाएगा 20,000 mm स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। फिर y2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू देखिए यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, तो ये पूरा पोर्शन कितना है, 300 है, प्लस इसका पोर्शन यदि ये वाला आधा करेंगे यानी कि 50/2, और ये सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि 325 आएगा, 325 mm आपका y2 की वैल्यू आएगा। अब आपका फार्मूला क्या होता है y बार की वैल्यू, तो y बार की वैल्यू फार्मूला होता है a1 y1 a2 y2 अपान a1 प्लस a2। क्यों ऐसा होता है फार्मूला, क्यों हम लोग दो ही भाग लिखे हैं, दो वाला पार्ट लिखा गया, क्योंकि इस फिगर में सिर्फ दो पोर्शन है, रेक्टेंगुलर पोर्शन 1 और रेक्टेंगुलर पोर्शन 2, यानी इस पूरी सेक्शन टी सेक्शन का, टी काट का हमारा दो भाग यहाँ पर हम लोग माने हैं, एक ए वाला भाग और ए वाला भाग, यानी भाग 1 और भाग 2 आप माने हैं, और इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 15,000 इंटू y1 150 प्लस a2 की वैल्यू है 20,000 इंटू 325, और आप यहां पर रख दीजिए 15,000 प्लस 20,000, और इसको आप सॉल्व करेंगे कैलसी से। देखिए कैलसी से सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से, कैलसी से कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स वैल्यू को रखने में कंफ्यूज करते हैं, मींस जो आंसर आपका आना चाहिए वो नहीं आ पाता, मतलब आप न्यूमेरिकल तो सही लगा रहे हैं लेकिन इस कैलसी में वैल्यू को पुट करने में आप गलत कर दे रहे हैं, तो आंसर आपका सही नहीं आएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, विदाउट किसी प्रकार का लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना अपान इतना, डायरेक्ट कैलसी में कौन कौन से ऐसे बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, जिसकी वजह से डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज कि 15,000 इंटू 150 इज इक्वल टू, प्लस इन ब्रैकेट में कर देंगे 20,000 इंटू 325 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल आ गया, डिवाइड इन ब्रैकेट में 15,000 प्लस 20,000, ब्रैकेट क्लोज करिए, और आ जाएगा 250 यानी 250 mm आता है, 250 mm ये y बार की वैल्यू आया, मतलब यहां से कितना जाएंगे, y बार की वैल्यू 250 mm, और 250 mm डिस्टेंस पर ये जो आएगा इस पूरी काट का जो आएगा, ये पूरी काट का क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, कंबाइंड g, मतलब इस अक्ष पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको कैलकुलेट होगा, मींस आपका g की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट हो गया। मतलब ये कि आपका कोई टी काट है, उस टी काट का सेंट्रॉइड आपका कैलकुलेट करना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिमेट्री से चेक करेंगे कि ये y h के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसका सेंट्रॉइड कार्य करेगा वो किस अक्ष पर होगा, वो y h पर होगा, यानी आपको y बार निकालना होगा। और y बार कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने इस प्रकार से आपको दिखा दिया। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग जो लिखे थे उसी को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे वाला क्वेश्चन है तो आगे वाला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से दिया गया है, और इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे कि यह किस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसके जस्ट पहले हम लोग अभी देख चुके हैं कि यह x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, और आपको x बार की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन करेंगे इसका, सॉल्यूशन, और इसको आप आराम से दो भाग में डिवाइड कर देंगे, पहला पार्ट 1 हो गया, दूसरा पार्ट 2 हो गया, यानी पार्ट 1 के लिए डिस्कस करते हैं। a1 निकाल दीजिए, a1, और ये हो जाएगा 80 20 mm स्क्वायर,
आपको एक्स बार कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एक्स बार की वैल्यू कितना होगा, यानी एक्स बार की वैल्यू कितना होगा, तो यानी जाहिर सी बात है हमको x1 की वैल्यू निकालना होगा, यानी y अक्ष से क्या निकालना होगा? x1 की वैल्यू। तो x1 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम इसका सेंट्राइड देख रहे हैं, इसका सेंट्राइड कितना होगा, यहां मान लेते हैं कि यह g1 है, और इसका सेंट्राइड कितना होगा, मान लेते हैं कि ये आपका g2 है। तो आपको x1 की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहां से इसकी दूरी निकालेंगे, ये आपका x1 हो जाएगा। कहां से? ये पूरा x1 यहां से हो जाएगा। तो इसके लिए निकालने के लिए 20 करेंगे प्लस 80/2, और ये हो जाएगा 20 प्लस 40, और ये हो जाएगा 60 mm होगा। सिमिलरली पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 भाग दूसरा के लिए, काट दूसरा 2 के लिए जो आप माने हैं रेक्टेंगुलर काट 2, और इसका हम a2 वैल्यू निकालेंगे। a2 इज इक्वल टू देखिए 60 इंटू 20, 120 यानी 1200 mm स्क्वायर। और यदि यहाँ पर x2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो 20/2 कर देंगे। 20 देख रहे हैं ना, यहाँ से इसकी दूरी है जो g2 है, ये आपका x2 डिस्टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20/2, ये हो जाएगा 10 mm। तो आप निकाल लिए a1 x1 a2 x2। आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा x बार इज इक्वल टू a1 x1 a2 x2 अपान a1 प्लस a2। a1 की वैल्यू आपका दिया है 1600 इंटू x1 60 प्लस a2 1200, x2 10 दिया है, 1600 1200। सॉल्व करेंगे कैलसी से, और कैलसी से सॉल्व करेंगे डायरेक्टली आपका 1600 इंटू 60 प्लस, इन ब्रैकेट में कर लीजिए 1200 इंटू 10 और इसको इक्वल करेंगे, डिवाइड करेंगे, इन ब्रैकेट में डिवाइड 1600 प्लस 1200 यानी 1200, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, 38.57 mm एक्स बार की वैल्यू आ गया इस फिगर का। तो डिप्लोमा लेवल का कोई भी मींस सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी जो डिप्लोमा कराती हो, इसके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी प्लेन फिगर का निकालने के लिए आता है। तो ये वाला तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस की भाई। ये जो फिगर है ये आप x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए हम लोग को x बार कैलकुलेट करना है, और x बार कैलकुलेट करना होगा मींस इस पूरी कंबाइंड जो प्लेन दिया है फिगर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से, यहां से x बार जो डिस्टेंस होगा, मान लेते कि यहां पर आपका कंबाइंड g का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है इस यहां से, और इसी की वैल्यू होता है 38.57। मतलब ये जो काट हम लोग दिया गया है ये वाला, हम लोग साफ साफ यदि यहां बना दें तो आपका यहां से x बार ये वैल्यू मान लेते हैं कि पूरी कंबाइंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से आता है x बार। बाकी ये g1 है, ये g2 है, और ये g है, तो यहां से कितना दूरी पर आया? 38.57 mm डिस्टेंस पर आपका आता है। x बार कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले को लगाकर कर लेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं तीसरे वाले न्यूमेरिकल के लिए। ये वाला हम लोग मिटा देते हैं इसको। तो आगे वाला क्वेश्चन जो है वो एल कार्ट पर है, और एल कार्ट अभी हमने देखा कि यह दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। जब कोई कार्ट दोनों यानी कि कोई प्लेन फिगर दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं रहता है, उस केस में आपको एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा फार्मूले के द्वारा, और वाई बार की वैल्यू भी कैलकुलेट करना होगा विद फार्मूले के द्वारा। अब आप क्या करते हैं, जैसे सपोज कि एल कार्ट है यहाँ पर, और एल कार्ट को चाहे तो आप इसको यहां पर ऐसे मिला करके दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और चाहे तो आप ऐसे मिला करके दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक और एक, दो। तो कुछ इस प्रकार से आप फिगर को बना लेंगे। सपोज कि हम लोग जो बनाते हैं, मान लीजिए कि ये वाला फिगर हम लोग कुछ इस प्रकार से बना देंगे, जैसे चलिए आगे इसी को मिला दिए, और ये जो होगा
कंबाइन यानी कि वन पार्ट हो जाएगा और ये वाला दूसरा भाग हो जाएगा। पहले भाग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके आधे यानी 16 के आधा यहाँ पर होगा। मान लेते हैं कि यह G1 होगा और इसका जो सिर्फ इस वाले पोर्शन का जो ये पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर आपका हो जाएगा G2। आधे वाले पोर्शन पर कितना हो जाएगा G2। तो भाग 1 और पार्ट 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 G2 और आपको कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस इस पूरे का सेंट्रॉइड निकालना है और x बार और y बार। तो दोनों के लिए हम लोग अलग अलग फार्मूला लगाएंगे और इसके लिए जो वैल्यू उस फार्मूले में चाहिए उसको पहले निकालते हैं। जैसे कि हम लोग फॉर सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन फॉर पार्ट 1 के लिए या रेक्टेंगुलर पार्ट 1 रेक्टेंगुलर पोर्शन 1 कुछ भी लिख दीजिए। हम लोग इसके लिए निकालते हैं, इसके डायमेंशन के लिए देखते हुए a1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आल डायमेंशन mm दिया है 16 × 2 32 mm स्क्वायर और यहां से आपको x1 भी निकालना है और y1 भी निकालना है। x1 निकालना है तो यहां से x1 की दूरी कितना होगा, ये पूरा यहां से ये आपका x1 डिस्टेंस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 16/x1 की वैल्यू निकालना होगा तो 16/2 यानी 8 mm आ जाएगा। यहां से नीचे से y1 जाएंगे, y1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा 2 है, यहां से इसका 2/2 यानी 1 mm हो जाएगा और ये आपका पहले वाले भाग के लिए हो जाएगा। फॉर पार्ट 2 के लिए डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपको a2 की वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए ये वाला जो पूरा भाग है ये पूरा पोर्शन कितना है, पूरा 20 है और 20 में से 2 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18, ये वाला यहां से ये वाला भाग कितना बचेगा 18। तो 18 इंटू 2 36 mm स्क्वायर और इसके लिए आपको x1 x2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब x2 की वैल्यू क्या होगा और y2 की वैल्यू क्या होगा। देखिए x2 की वैल्यू यहां से इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब यहां से इस G2 की वैल्यू, तो ये आपका 2 है और ये आपका 2 है और 2 का आधा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा यानी 1 mm हो जाएंगे। y2 की वैल्यू के लिए ये 18 है और इसके लिए 2 प्लस 18/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 9 और 9 और 2 और 11 हो जाएगा 11 mm हो जाएगा। यानी आपका जो निकला वैल्यू a1 x1 y1 और a2 x2 y2। आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा किसका, x बार का। कितना होता है a1 x1 a2 x2, इसमें 2 पोर्शन है तो हम लोग 2 पोर्शन के लिए अपान a1 प्लस a2 सब वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू कितना है 32 एंड x1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू कितना है 36 एंड x2 की वैल्यू 1 अपान a1 की वैल्यू फिर से यही आप लिख देंगे 32 एंड प्लस 36। इसको हम लोग कैलसी से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आया। पहले y बार की वैल्यू को a1 y1 a2 y2 अपान a1 प्लस a2 और a1 की वैल्यू यहाँ पर दिया है 32 और y1 की वैल्यू 1 प्लस a2 की वैल्यू 36 एंड y2 की वैल्यू 11 अपान 32 प्लस 36। कैलसी को लेंगे और कैलसी की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। 32 into 8 प्लस 36 into 1 ये आप ऐड करेंगे, जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। 32 प्लस 36 और जो आंसर आएगा वो 4.29 x बार की वैल्यू जो आएगा एंड 4.29 x बार की वैल्यू आएगा। सिमिलरली यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये आपका 32 हो जाएगा प्लस एंड 36 into 11 डिवाइड 32 प्लस 32 प्लस 36 6.29 ये y बार की वैल्यू हो गया। मतलब y बार की वैल्यू 6.29 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ये यल काट के लिए डिस्कस कर लिए।
और हमने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर को अपने हिसाब से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जो भी जितने भी पार्ट आपका पॉसिबिलिटी बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पॉसिबिलिटी बनता है। हमने बताया कि किसी यल कार्ड को आप चाहे तो इसको मिला दीजिए और चाहे तो इसको मिला दीजिए। हमने यदि इसको मिलाया था तब आपको इसको कंबाइंड का G1 यहाँ दिखाए थे और इसका G2 दिखाए थे। कभी भी इसका आप y2 निकालने के लिए डायरेक्ट 20 अपान नहीं करना है। ये पूरा 20 अपान G2 नहीं माने हम, G2 किसका माने हैं, सिर्फ इतने भाग का G2 यहाँ पर माना गया है। इस वाले पोर्शन का ये G2 है। इस पूरे पोर्शन का G2 रहता, ये 18 का है, मतलब यहाँ से 9 भाग, यहाँ से 9 भाग, ये पूरा रहता। ये तब निकालते 20 अपान जब हम लोग फिगर को इस प्रकार से बनाते ये वाला। तब इस केस में हमारा जब भी y2 निकालना रहता इसके लिए, तो आप तुरंत इसके लिए आपका हो जाता 20/2। तो यहाँ पर 20/2 यानी 10 हो जाता। और इस केस में यदि हम यहाँ पर इसके लिए x2 निकालते, सॉरी x1 निकालते, तो x1 निकालते तो आपका ये डायरेक्टली 16 यानी कि 16/2 नहीं हो जाता, 8 नहीं हो जाता। पहले हम लोग यहाँ पर निकालते तो पहले ऐड करते 2 प्लस जो बचता ये 16 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यानी ये आपका x1 की वैल्यू 9 हो जाता। ये हम लोग इस प्रकार से इसको ऐसा फिगर बनाते तो हम लोग x1 = 9 हो जाता और y2 की वैल्यू जो हो जाता वो 10 हो जाता। तो आप दोनों भी इस प्रकार से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बस सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ लगाएंगे। चाहे तो आप इसको आगे बढ़ा करके पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे या इसको बढ़ा के करेंगे, दोनों का सेम वैल्यू आएगा जो लास्ट में आना होता है, लेकिन वैल्यू आपका x1 और y1 का बदल सकता है। तो आप जो भी कॉन्सेप्ट है उसी के अनुसार आप आगे प्रोसीड करेंगे तो गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। तो ये लगभग सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होता है, यल कार्ड बहुत बार पूछा जाता है, और साथ में एक ऐसा बेसिक है, कभी आगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी यल कार्ड के लिए मोमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की आवश्यकता पड़ता है। चूंकि अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग x बार y बार निकालने के बाद हम लोग x अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया और y अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कैलकुलेट करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना होता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंस होता है कॉन्सेप्ट। आज वाला हम लोग आगे देख लेते हैं। टी कार्ड के लिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, टी कार्ड वाला हम कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस कर देते हैं। देखिए यहीं पर दिखा देते हैं टी कार्ड का। सपोज कि टी कार्ड यहाँ पर है और आपको दिख रहा है कि टी कार्ड ये है, और टी कार्ड यदि दोनों तरफ फ्लैंज का डायमेंशन समान है, सपोज कि फ्लैंज का डायमेंशन 100 mm है ये वाला, और इधर भी 100 mm है, और इसकी जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 200 mm है। तो आप देखेंगे कि यदि हम लोग इसको दो भाग में यानी y अक्ष के अबाउट और x अक्ष के अबाउट काटेंगे तो यह दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी इसका जो सेंट्रायड होगा इसके आधे वाले पोर्शन में कैपिटल G हो जाएगा। यानी किसी प्रकार का कोई भी x बार और y बार फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तब लगाएंगे ये डायरेक्टली यदि x बार आपका हो जाएगा तो डायरेक्टली आप निकालेंगे तो 100/2 ये 100/2 यानी 50 हो जाएगा mm, और y बार ये पूरा 200 है तो 200/2 यानी 100 आ जाएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं हमको कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसको 1 भाग मान लेंगे 2 और 3, a1 x1 a2 x2 a3 x3 सब कुछ करेंगे, जो वैल्यू आएगा ये डायरेक्टली आ जाएगा। और उससे उतना लंबा ना करके यदि आप डायरेक्ट आप आधे वाले पोर्शन यानी इसकी डायमेंशन का आधा वाला पोर्शन ये x बार होता है और हाइट वाला जो आधा होता है y बार होता है, डायरेक्ट आप आराम से निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है। यदि हमारे पास कोई अलग प्रकार का आई काट हो जाता है जिसमें एक तरफ का फ्लैंज जो होगा वो अलग डायमेंशन का होगा, दूसरे तरफ का फ्लैंज कुछ अलग डायमेंशन का होगा, तो आप देखेंगे कि भाई ये y अक्ष के ओर सिमेट्रिक है लेकिन x अक्ष के ओर सिमेट्रिक नहीं है, और उस केस में आपको y बार निकालेंगे जैसे कि हम लोग टी काट वाले में कैलकुलेट किए थे। टी काट वाले में कैसे y बार की वैल्यू निकाला गया था, a1 y1 a2 y2, यदि इसमें 3 भाग बन गए 1 2 3 तो यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा a3
y3 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3। आराम से आप एक एक की वैल्यू को निकालेंगे, जैसे कि हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट में अभी दिखाए थे, उसी प्रकार से इसमें वैल्यू रखेंगे। कैलसी की इस मदद से आप y बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज के जो क्लास में हम लोग बेसिक देखे थे, टी कार्ड देखा गया और आई कार्ड, एल कार्ड। इसी प्रकार से चाहे तो आप चैनल कार्ड के लिए कुछ इस प्रकार का कार्ड जो चैनल होता है आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। हम बस कॉन्सेप्ट बता दिए। आगे वाले जो क्लास में हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल जो कॉम्प्लेक्स होता है उस प्रकार से डिस्कस करेंगे। चैनल कार्ड है, देखिए एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, हम लोग ऑलरेडी एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप इसको एक भाग पूरा ऐसे बना लीजिए आराम से, या आप इसको ऐसे बना लेंगे। हर एक केस में 3 पार्ट बनेंगे और यह x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए हमको a1 x1 a2 x3 a2 x2 और a3 x3 की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। और बाद में आपका फार्मूला जो लगेगा वो कौन सा लगेगा इस चैनल कार्ड के लिए, x बार इज इक्वल टू a1 x1 a2 x2 a3 x3 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3। सबकी वैल्यू को अलग अलग कंसेप्ट से, जैसे हम लोग एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक वाला हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसी प्रकार से आपको a1 x1 निकालना होगा। यदि इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, तो a1 x1 निकालना होगा, a2 x2 निकालना होगा, a3 x3 निकालना होगा। सबकी वैल्यू को इस फार्मूले में रखेंगे और इस केस में के द्वारा इसको कैलसी की मदद से सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा, और यहां से यह x बार दिखा देगा। कितना दिखा देगा यहाँ पर? x बार जी का। और यहाँ ये छोटे बड़ा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही बड़े वाले पोर्शन में कैपिटल जी हो जाएगा, ये y बार दिखा देगा जी का, और यहाँ से x कैपिटल x बार दिखा देता है। तो ये तो हम लोग आज किसी प्लेन फिगर का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया गया, यानी कि थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन का, यानी कि प्लेन फिगर का, जैसे आई कार्ड, टी कार्ड, चैनल कार्ड, एल कार्ड के विषय में और उसके न्यूमेरिकल को देखा गया। आगे वाले हम लोग इसमें आगे वाले क्लास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल अच्छा रहेगा। मींस इन सभी का कॉन्सेप्ट मिला करके एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। यदि मन में कोई और डाउट बनता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका जो क्वेश्चन रहेगा प्रयास किया जाएगा सॉल्व करने का। तो आज के लिए बस इतना ही।